जैसे ही ये गुई ने मार्शल सोल एम्पायर को पुनर्गठित करना शुरू किया, लुओ फैंग और लिनडोंग भी स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में पहुंचे, जिसमें सबसे अधिक आत्मा वाले जानवर हैं। हुओ युहाओ द्वारा सिखाए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दोनों ने जंगल में उपयुक्त सोल जानवरों की खोज शुरू की। उन्होंने सोचा कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, जब तक कि वे इन बुद्धिमान आत्मा जानवरों को स्थिति समझाते हैं और उन्हें स्वेच्छा से अपनी आत्मा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार, एक बार जब वे ईश्वरत्व प्राप्त कर लेंगे, तो उनके शरीर से जुड़ी आत्माएं भी देवता बन जाएंगी। ये कुछ ऐसा है जिसका सभी आत्मिक प्राणी सपना देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात को नजरअंदाज कर दिया, अर्थात मानव आत्मा स्वामियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे कत्लेआम के कारण इस संसार के आत्मिक जानवर मनुष्यों से बहुत अधिक नाराज हो गए हैं। आखिरकार दोनों को एक 10,000 साल पुराना आत्मिक जानवर मिल गया जो उनके अनुकूल था, लेकिन इससे पहले कि वे स्थिति को समझा पाते, आत्मिक जानवर ने उन पर हमला कर दिया। लिनडोंग और लुओ फैंग दोनों भावुक लोग थे, और वे किसी जानवर को उन पर हमला करते हुए नहीं देख सकते थे। लिनडोंग ने अपना हाथ उठाया और एक ग्रेट वाइल्डनेस कैट्सवर्ग उंगली निकाली, जिसने तुरंत 10,000 साल पुराने आत्मा जानवर को धूल में बदल दिया। यदि कोई आत्मा जानवर मर जाता है, तो आत्मा अनुबंध अनुष्ठान केवल विफलता में समाप्त हो सकता है। लुओ फैंग को लगा कि इस बार उन्हें एक चिड़चिड़े आत्मा वाले जानवर का सामना करना पड़ा होगा, और अगली बार उन्हें थोड़ा विनम्र जानवर ढूंढना चाहिए। लिनडोंग ने सोचा कि उसने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे उनका सामना किस प्रकार के आत्मिक जानवर से हुआ, उनके प्रति उनका रवैया आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत था। लेकिन अब, उसके पास पहले से ही 4 स्पिरिट रिंग हैं जो उसकी अपनी स्थिति को बढ़ा सकती हैं। मिट्टी की मूर्ति में भी कुछ मिजाज होता है, वह संभवतः इसे कैसे सहन कर सकता था। अपने शरीर पर 4 नए स्पिरिट रिंगों को देखते हुए, लुओ फैंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हम भोले थे। इस दुनिया में लोगों और स्पिरिट जानवरों के बीच दुश्मनी बहुत गहरी है, और वे सामान्य रूप से बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सकते हैं। वह निगले हुए तारे की दुनिया से आया था, जहां जंगल का कानून उसकी हड्डियों में बसा हुआ था। शांतिपूर्ण तरीकों के उनके पिछले प्रयास केवल हुओ युहाओ की सलाह का पालन कर रहे थे। चूंकि वह रास्ता अवरुद्ध था, इसलिए हत्या और लूटपाट के सबसे सीधे तरीके पर लौटना स्वाभाविक था। दोनों ने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चिंता करना बंद कर दिया और पूरी तरह से आजाद हो गए। अपनी दुर्जय ताकत के साथ, उन्होंने स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की गहराई में तोड़फोड़ की, उन सभी सोल जानवरों को मार डाला जो उनकी नजर में आए और जिनके गुण उपयुक्त थे, और जबरन उनके सोल रिंग्स को अवशोषित कर लिया। दक्षता वास्तव में पहले की तुलना में बहुत अधिक है। लिनडोंग पहले डुलुओ वर्ल्ड में स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में रह रहा था, इसलिए वह उस जगह से काफी परिचित था। एक संक्षिप्त स्मरण के बाद, उसने लुओ फैंग का नेतृत्व किया और एक दिशा में तेजी से चला गया। मुझे याद है कि यह क्षेत्र जियोंग जून नामक एक बड़े आदमी का था। वह स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के 10 सबसे क्रूर जानवरों में से एक था। उसकी ताकत बेहद भयानक थी। उसकी आत्मा के छल्ले उसकी ताकत को बढ़ाते थे, इसलिए वे आपके लिए उपयुक्त होने चाहिए। जैसे ही लिनडोंग घने जंगल से गुजरा, उसने लुओ फैंग से बात की। लुओ फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस लिनडोंग की बात का अनुसरण करते हुए कहा। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार का आत्मिक जानवर था, जब तक कि वह आत्मा के छल्ले इकट्ठा कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके वापस लौट सकता था। कुछ ही देर में, दोनों भयंकर आभा से भरी घाटी में प्रवेश कर गए। गहरी घाटी में, एक विशाल भालू, एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा और गहरे सुनहरे फर से ढका हुआ, जमीन पर पड़ा हुआ था। हवा का प्रवाह बढ़ने पर दूसरे व्यक्ति की सांस लेने से धीमी आवाज पैदा हुई। यह विशाल भालू कोई और नहीं बल्कि गहरे सोने का राजा टेरकला भालू है, जो 10 क्रूर जानवरों में छठे स्थान पर है। यह महसूस करते हुए कि 2 छोटे मनुष्यों ने उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस किया है, जियोंग जून ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी गहरी लाल पुतलियां जंगलीपन से भरी हुई थीं। उसने शब्दों की भी परवाह नहीं की, सीधा खड़ा हो गया और गगनभेदी दहाड़ निकाली। भयानक ध्वनि तरंग लिमिट डुलुओ स्तर के क्रूर जानवर के दबाव के साथ मिश्रित होकर लिनडोंग और लुओ फैंग की ओर ऐसे कुचली गई जैसे कि यह कोई ठोस चीज हो। आसपास की चट्टानें गर्जना के साथ टूटकर बिखर गईं। जियोंग जून के विचार में, ये 2 अज्ञानी मनुष्य उसके दबाव से कुचल जाएंगे या अगले ही पल उसके आकस्मिक स्पर्श से कीमा में बदल जाएंगे। उसने किसी हथियार का भी प्रयोग नहीं किया। उसने बस अपनी उंगलियां चाकू की तरह उठाई और लापरवाही से उन्हें आगे की ओर घुमा दिया। एक सघन,
प्रकाश की गहरी लाल रेखा दृश्य धारणा की सीमा से भी अधिक तेजी से चमकती है। जियोंग जून की दहाड़ अचानक बंद हो गई। उसका विशाल शरीर अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा था। उसकी गहरी लाल पुतलियां अभी भी पहले की अवमानना और बर्बरता को बरकरार रखे हुए थी, लेकिन उसकी भौहों के बीच खून की एक पतली रेखा दिखाई दे रही थी। गहरे सुनहरे प्रकाश से झिलमिलाती एक आत्मा की अंगूठी जियोंग जून की लाश से ऊपर तैर रही थी, जो एक शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रही थी। लू फैंग आगे बढ़े और आसानी से स्पिरिट रिंग को अवशोषित कर लिया। अपने अंदर बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। प्रभाव अच्छा है, लिन डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है कि सीधा होना बेहतर है। चलो छठे भाई, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। पिछली बार मैंने वहां एक काले अजगर को मारा था। इसकी आत्मा की अंगूठी खेती को बढ़ा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ। अच्छा है, लू फैंग तुरंत सहमत हो गए। इतना कहने के बाद दोनों तुरंत स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। लगभग 1 घंटे बाद लिन डोंग लुओ फैंग को एक ऐसी झील तक ले गया जो जीवन की समृद्ध भावना से भरी हुई थी। झील में हरा पानी और मनमोहक आभा है, जो इसे धरती पर स्वर्ग जैसा बनाती है। हालांकि जैसे ही लिन डोंग और लुओ फैंग झील के केंद्र पर पहुंचे, अचानक उनके कानों में एक गहरी और आधिकारिक आवाज गूंजी। मनुष्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीवन की झील पर अतिक्रमण करने की? ऐसा लगता है कि तुम्हारी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। झील के पानी का मंथन हुआ और झील के तल से धीरे धीरे एक विशाल काली छाया उभरी। वह एक विशाल काला अजगर था। इसका शरीर 100 मीटर से अधिक लंबा है और इसके जेट काले तराजू सूरज की रोशनी में एक धातु की चमक को प्रतिबिंबित करते हैं, जो एक शक्तिशाली ड्रैगन आभा को उजागर करता है। ये काला ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट का वर्तमान अधिपति, गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग, डी तियान है। डी तियान की दहाड़ गरजती हुई गड़गड़ाहट की तरह थी जो जीवन की झील के ऊपर फूट पड़ी। विशाल ड्रैगन की ताकत साकार होती दिख रही थी और वह ज्वार की लहर की तरह लिन डोंग और लुओ फैंग की ओर बह गया। झील की सतह परत दर परत दरकती गई और आसपास की जगह भी धुंधली और विकृत दिखाई देने लगी। यदि एक साधारण शीर्षक डुलुओ यहाँ होता, तो केवल दबाव ही उनके दिमाग को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि ड्रैगन की ताकत का सामना करते हुए, जो परिदृश्य को बदल सकता है, लिन डोंग ने एक अधीर अभिव्यक्ति दिखाई। वह आगे बढ़ा और अपने कान को उठाया, फिर लुओ फैंग की ओर मुड़ा और कहा, छठे भाई, ये बड़ी काली मदफिश बहुत शोर कर रही है। आपको जल्दी से इसकी स्पिरिट रिंग उतार देनी चाहिए। ठीक है, मैं इसे जल्दी बना दूंगा। एक विचार के साथ लुओ फैंग ने तुरंत अपनी युद्ध तलवार खींच ली। जब डी तियान ने देखा कि इन दो मनुष्यों ने न केवल इसकी गरिमा की उपेक्षा की, बल्कि इसकी आत्मा के छल्ले के स्वामित्व पर इतने अपमानजनक तरीके से चर्चा करने का साहस भी किया, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। आगे की हलचल के बिना उसका विशाल ड्रैगन मुंह अचानक खुल गया और गहरा अंधेरा तेजी से उसके भीतर संघनित और संकुचित हो गया। अंततः 10 मीटर से अधिक के व्यास के साथ प्रकाश की एक जेट काली किरण में बदल गया। विनाश की आभा लिए हुए वह भीषण गर्जना के साथ लुओ फैंग की ओर बढ़ा। यह उसके शरीर के भीतर देवता स्तर की आत्मा शक्ति से उत्पन्न एक अंधेरी सांस है, जो एक पहाड़ को तुरंत वाष्पित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। लुओ फैंग ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई। बूम! प्रकाश की जेट काली किरण स्काई शटल द्वारा बनाई गई ढाल से टकराए। हालांकि अपेक्षित बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि डार्क ड्रैगन की सांस, जो सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली थी, जैसे ही उसने ढाल को छुआ, तेजी से घूमने वाले ब्लेड से टुकड़े टुकड़े हो गए और मौलिक ऊर्जा कणों में बदल गए जो हवा में फैल गए। पूरी प्रक्रिया के दौरान लुओ फैंग के कपड़ों का दामन भी नहीं हिला। क्या? डी तियान की विशाल सुनहरी ड्रैगन आंखें अचानक सिकुड़ गईं, अविश्वास से भर गईं। 365 ब्लेड जो अभी अभी ढाल बने थे, अचानक विघटित हो गए, फिर धातु की गहरे लाल धार में बदल गए। मानो वह जीवित हो। उसने डी तियान की तंत्रिका प्रतिक्रिया को पार करने की गति से अंतरिक्ष को चीर दिया, जिससे उनके बीच की दूरी तुरंत कम हो गई। डी तियान को एक तेज आभा महसूस हुई जिससे उसकी आत्मा कांप उठी जब वह उसकी ओर दौड़ा। इसने सहज रूप से अपनी सबसे मजबूत काली ढाल को ऊपर उठाने और अपने ड्रैगन पंजे को ब्लॉक करने के लिए घुमाने की कोशिश की, लेकिन ये सब बहुत देर हो चुकी थी। धातु की गहरी लाल धार आसानी से तेजी से संघनित अंधेरे ऊर्जा के माध्यम से कट गई, जैसे मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू अपने कठोर ड्रैगन तराजू को अनदेखा कर रहा था जो दिव्य धातु के बराबर थे, और चले गए सीधे उसकी भौं के माध्यम से। डी तियान का विशाल शरीर अचानक अकड़ गया।
और उसकी सुनहरी ड्रैगन आंखों में तुरंत क्षय के लक्षण दिखाई देने लगे। ये कैसे संभव है? एक साधारण इंसान इतना मजबूत कैसे हो सकता है? थम्प। डीतियान अपनी बात खत्म करने से पहले ही होश खो बैठे। इसके विशाल ड्रैगन शरीर ने अपनी सारी शक्ति खो दी और ऊंची लहरों को उछालते हुए लेक ऑफ लाइफ में जोरदार तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ड्रैगन के शरीर पर लगे खून से झील का एक बड़ा क्षेत्र तुरंत लाल हो गया। फिर किनारे पर गहरे सोने के पैटर्न वाली एक स्पिरिट अंगूठी धीरे धीरे डीतियान की लाश से तैरती हुई लुओफेंग के सामने आ गई। ये डीतियान के शरीर पर आत्मा की अंगूठी थी। लुओफेंग तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और एक मार्गदर्शक के रूप में मूल सच्ची व्याख्या का उपयोग करते हुए आत्मा की अंगूठी को अपने शरीर में समाहित कर लिया। बुरा नहीं, इस स्पिरिट रिंग की ऊर्जा काफी शुद्ध है और यह सभी गुणों को भी बढ़ाती है। लुओफेंग ने डीतियान की आत्मा की अंगूठी से मिले प्रोत्साहन को महसूस किया और संतुष्टि के साथ टिप्पणी की। लिनडोंग ने हंसते हुए कहा, बेशक, यह आदमी यहाँ का नेता है। चलो चले, छठे भाई। इस जंगल में अभी भी कुछ सभ्य क्रूर जानवर हैं। चलो जल्दी करें और अपनी 9 आत्मा अंगूठियां इकट्ठा करें। इसके बाद के समय में लिनडोंग और लुओफेंग स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के लिए एक दुष्स्वप्न बन गए। वे पूरी तरह से जबरदस्त ताकत के साथ स्वतंत्र रूप से घूमते थे, विशेष रूप से उच्च खेती के स्तर और उपयुक्त विशेषताओं वाले क्रूर जानवरों की तलाश करते थे। चाहे वह एमरल्ड स्वान, राक्षसी वृक्ष का दानव राजा, या कोई अन्य छिपा हुआ 100,000 साल पुराना आत्मिक जानवर हो, उनमें से कोई भी उन दोनों के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता था। लुओफेंग के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था और वह बेहद कुशल था, लगभग सभी तरह से लक्ष्य को पार कर गया। अपने पिछले अनुभव के आधार पर लिनडोंग ने उसे सही दिशा में सटीक मार्गदर्शन किया। आधे दिन से भी कम समय में लुओफेंग ने सफलतापूर्वक शिकार किया और शेष सभी आत्मा के जानवरों को अवशोषित कर लिया जिनकी उन्हें जरूरत थी। सभी 9 आत्मा के छल्ले एकत्र किए। ये आत्मा के छल्ले शक्तिशाली ऊर्जा से झिलमिलाते हैं। हालांकि उनकी उम्र अलग अलग थी, फिर भी वे सभी उच्चतम गुणवत्ता वाले थे। आत्मा के छल्ले पूरे हो गए हैं, अब जाने और ईश्वरत्व का दावा करने का समय आ गया है। लिनडोंग ने लुओफेंग के आसपास के 9 स्पिरिट रिंगों को देखा और बोला। लुओफेंग ने सहमति में सिर हिलाया। बिना किसी देरी के 2 आकृतियां चमकी और आकाश में उड़ गईं, बादलों को चीरते हुए सीधे देव क्षेत्र की ओर बढ़ गईं जो डुलुओ महाद्वीप के ऊपर तैर रहा था। देवताओं के पतन के कारण दिव्य क्षेत्र में कई रिक्तियां हैं। लिनडोंग और लुओफेंग के पास देवताओं को मारते समय प्राप्त दिव्य चिंगारी थी। अनिवार्य रूप से उन दिव्य पदों को प्राप्त करने के लिए चाबियां और योग्यताएं थीं। लिनडोंग ने अपने पास मौजूद दिव्य चिंगारी पर भरोसा करके आसानी से विनाश के देवता का पद प्राप्त कर लिया। जिस क्षण उन्हें दैवीय पद विरासत में मिला, अपार दैवीय शक्ति उनके शरीर में उमड़ पड़ी। न केवल उनकी दैवीय स्थिति के लिए आवश्यक अंतिम आत्मा की अंगूठी को संघनित किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पिछली सभी 9 स्पिरिट रिंगों को भी शुरू से अंत तक परिष्कृत किया। एक क्षण बाद उसके चारों ओर के सभी 10 स्पिरिट रिंग चमकदार 100,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग में बदल गए थे। अंतिम दैवीय प्रदत्त आत्मा वलय और पहले डीतियान से प्राप्त आत्मा वलय दोनों की आयु 10 लाख वर्ष तक पहुंच गई थी। और दूसरा पक्ष लुओफेंग को भी सफलतापूर्वक असुर देवता का पद विरासत में मिला, जो हत्या और न्याय के प्रभारी थे। लिनडोंग की तरह उन्होंने पहले जो 9 स्पिरिट रिंग्स प्राप्त की थी, उनमें भी विशाल दैवीय शक्ति के प्रभाव में एक मौलिक छलांग लगाई गई थी। लुओफेंग के चारों ओर 8 लाल और 2 सोने की स्पिरिट अंगूठियां एक ठंडी आभा बिखेर रही थी, जिससे वह एक सर्वोच्च देव राजा की तरह दिखाई दे रहे थे, जो अतुलनीय रूप से भयंकर और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ वध करता था। बाद में लुओफेंग और लिनडोंग ने एक दूसरे पर नजर डाली। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में संतुष्टि देखी। अब जब यह मामला सुलझ गया है, तो हमें वापस जाना चाहिए। चलो, मुझे अभी भी अन्य पैतृक प्रतीकों को ढूंढना है। मेरे पास अब यहाँ रहने का समय नहीं है। लिनडोंग और लुओफेंग डुलुओ वर्ल्ड से नहीं हैं। उनके लिए, जब तक वे 10 स्पिरिट रिंग्स एकत्र कर सकते हैं, उनके ईश्वरत्व का स्तर महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि घर लौटने के बाद भी उन दोनों ने समूह में अन्य लोगों को सोल कॉन्ट्रैक्ट प्रयोग के साथ अपने असफल अनुभव के बारे में बताया। लिनडोंग का मानना था कि हुओ युहाओ के सोल कॉन्ट्रैक्ट का उन आत्मिक जानवरों पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिनके दिमाग पाशविकता से भरे हुए थे। विचार उन जानवरों से स्वेच्छा से सहयोग करवाना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। हालांकि हुओ युहाओ ने समूह में कहा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट
का व्यक्तिपरक इरादा मनुष्यों और आत्माओं के बीच एक बंधन स्थापित करना है, जिसकी नींव आपसी विश्वास है। केवल इस तरह से आप एक आत्मा जानवर को स्वेच्छा से आपको चुनने और अपनी आत्मा आत्मा बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धमकी बेकार है। हु युहाओ का स्पष्टीकरण बहुत उचित था, लेकिन लिन डोंग को अभी भी लगा कि उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट बेकार था। हालांकि यह अनुबंध उन्हें कई स्पिरिट रिंग्स प्रदान करेगा। मनुष्य और जानवर मूल रूप से अलग अलग प्रजातियां हैं, तो वे संभवतः गहरे स्तर पर कैसे जुड़ सकते हैं। अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिन डोंग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हु युहाओ के पास तांग सेन और उनकी पत्नी जियो, साथ ही उनके पिता तांग हाओ और उनकी मां येन की 10,000 साल पहले की कहानी बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह पिता और पुत्र न केवल आत्माओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते थे, बल्कि वे आत्मा से आत्मा के मिलन के माध्यम से बच्चे भी पैदा कर सकते थे। लिन डोंग, लानत है, क्या आप किसी और को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते? आपको टैंग सेन और उसके जानवर पिता और पुत्र का उपयोग क्यों करना है? वे जानवर हैं, बेशक जानवर आपस में जुड़ सकते हैं और संभोग कर सकते हैं, क्या ये सामान्य नहीं है? लिन डोंग मूल रूप से उस बेकार अनुबंध के बारे में शिकायत करने के लिए समूह में आना चाहते थे। हु युहाओ को तुलना के रूप में तांग सेन का उपयोग करते हुए सुनकर वह तुरंत बेचैन हो गया। हु युहाओ, वह एक आत्मिक जानवर है, कोई जंगली जानवर नहीं। 100,000 के साधना स्तर तक पहुंचने के बाद आत्मिक जानवर मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। और यह जू जियान कौन है? क्या उसके पास एक रूपांतरित आत्मा वाले जानवर की भी कोई मार्मिक कहानी है? जियोयान, बहुत ज्यादा। जू जियान की पत्नी एक सांप है, लेकिन वह आपकी दुलुओ दुनिया से नहीं है, वह दूसरी दुनिया से है। जियोयान ने समूह चैट में स्पष्टीकरण की पेशकश की। हु युहाओ, दरअसल मैं पहले से ही एक योजना लेकर आया हूँ। स्टार डू फॉरेस्ट में एक आधिपत्य स्तर का आत्मा जानवर है, जो 10 क्रूर जानवरों का स्वामी है। सृष्टिकर्ता ईश्वर का पद प्राप्त करने के बाद मैं उससे बात करूंगा और उससे अपने लोगों को हम मानव आत्मा स्वामी के साथ मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान करने के लिए लाने के लिए कहूंगा। यदि यह सफल होता है, तो हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां आत्मा स्वामी और आत्मा जानवर यहां सह अस्तित्व में हों। लुओ फैंग, आपने जिस अधिपति स्तर के आत्मा जानवर का उल्लेख किया है, क्या वह सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन किंग डी तियान हो सकता है? हु युहाओ, हाँ, ये डी तियान है। क्या क्या आपने इसे पहले देखा है? जियोयान, मुझे ये पता है। मेरे छठे भाई ने पिछली बार उल्लेख किया था कि उस उल्कापिंड तारे की विरासत में मिलने के बाद वह कब्जे के लिए एक गुप्त तकनीक प्राप्त करेगा। मुझे लगता है कि उसके पास वह सुनहरी आंखों वाला ब्लैक ड्रैगन किंग रहा होगा। लुओ फेंग, नहीं, ये सच नहीं है। बॉडी सीजिंग तकनीक का उपयोग केवल शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ ही किया जा सकता है। वह सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन किंग बहुत कमजोर था, मुझे इससे निपटने के लिए उस तकनीक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जियोयान, लेकिन अगर यह कब्जा नहीं था, तो भाई लिन डोंग ने ये क्यों कहा कि सुनहरी आंखों वाला ब्लैक ड्रैगन किंग इस समय आपके अंदर है? जैसे ही जियोयान ने ये संदेश भेजा, उसे अचानक एक विचार आया और उसने तुरंत कुछ सोचा। जियोयान, बकवास। लिन डोंग, तुम लोगों ने वास्तव में उस ब्लाइंड स्पिरिट किंग को स्पिरिट रिंग में नहीं बदला, है ना? लिन डोंग ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इस तरह की बात देर सवेर पता चल ही जाएगी, इसलिए अभी कह देना ही बेहतर है। इन लोगों ने इतनी जल्दी कार्रवाई की। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के परीक्षण और परीक्षाएं अभी तक यहाँ शुरू भी नहीं हुई हैं। उन्होंने पहले ही ब्लैक ड्रैगन किंग डी तियान को सोल रिंग में बदल दिया था। लिन डोंग, ये सिर्फ एक जानवर को मार रहा है, आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा मैंने पहले ही कहा था कि आपकी आत्मा अनुबंध वाली चीज काम नहीं करती है। वह कृतघ्न कार्य अब और न करें, ये शुद्ध रूप से समय की बर्बादी है। ऐसा कहने के बाद लिन डोंग ने तुरंत बातचीत को वापस जियोयान की ओर बढ़ा दिया। लिन डोंग, वैसे चौथे भाई, आप सही समय पर आए हैं। छठे भाई और मुझे अभी सभी 10 स्पिरिट अंगूठियां मिल गई हैं। अगली बार जब आपके पास मौका हो, तो अपना स्पिरिट रिंग सेट पूरा करने के लिए दुलुओ वर्ल्ड या पियरलेस टैंगसेक्ट वर्ल्ड पर जाएं। 10 एम्प्लीफिकेशन बफ्स होने से आपकी ताकत में काफी वृद्धि होगी। जियोयान, ठीक है, अपने शिक्षक के साथ यहाँ चीजों से निपटने के बाद मैं दुलुओ वर्ल्ड में ये देखने के लिए जाऊंगा कि क्या कोई उपयुक्त आत्मा जानवर हैं जिनका उपयोग मैं आत्मा के छल्ले बनाने के लिए कर सकता हूँ। जियोयान ने उत्सुकता से जवाब दिया। वह अभी भी उन कौशलों की बहुत आशा कर रहा था जो उसे बेहतर बना सके खेती का स्तर। लिन डोंग,
आइए डोलुओ महाद्वीप की दुनिया को छोड़ें और सीधे पियरलेस तांग संप्रदाय की दुनिया में जाएं। लिन डोंग, हमने डोलुओ महाद्वीप दो पियरलेस टैंग संप्रदाय की दुनिया में पहले सभी देवताओं को मार डाला था, इसलिए वहां ईश्वरत्व प्राप्त करना अब बहुत आसान है। अगली बार जब आप उस दुनिया में 9 स्पिरिट रिंग्स इकट्ठा करेंगे, तो आप ईश्वरत्व चुनने के लिए सीधे ईश्वर क्षेत्र में जा सकते हैं। ये बहुत सरल है। जियोयान, वाह, क्या यह मजेदार है। लिन डोंग को ये कहते हुए सुनकर जियोयान को भी डोलुओ कॉन्टिनेंट दो द पियरलेस टैंग सेक्ट की दुनिया में बेहद दिलचस्पी हो गई। एक ऐसी दुनिया का होना कितना अद्भुत होगा जहां आप अपना ईश्वरत्व स्वयं चुन सकें। दरअसल लिन डोंग और लुओ फैंग डोलुओ कॉन्टिनेंट दो द पियरलेस टैंग सेक्ट की दुनिया में ईश्वरत्व प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। वांग लिन को भी देवत्व विरासत में मिला, और क्योंकि उन्होंने 9 आत्मा वलय पहले ही प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उन्होंने लिन डोंग और लुओ फैंग से भी पहले देवत्व प्राप्त कर लिया। हालांकि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने ग्रुप में इसका जिक्र नहीं किया। वांग लिन के लिए मुख्य उद्देश्य अपनी ताकत बढ़ाना था। यदि डोलुओ महाद्वीप दो पियरलेस टैंग संप्रदाय में प्राप्त करने के लिए कोई दिव्य पद नहीं थे, तो वह उन देवताओं को मारने के बाद बहुत पहले ही चला गया होता और अपनी दुर्लभ आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इस दुनिया में नहीं रहता। क्योंकि ली मुवान का दूसरा संकट आसन था और तथाकथित स्वर्गीय दाव उसके सिर पर लटकी हुई तलवार की तरह था, उसे ली मुवान के जीवित रहने के अवसर के लिए लड़ने के लिए हर संभव शक्ति जुटानी थी। इसके अलावा एक बार वर्मिलियन बर्ड स्टार पर चीजें तय हो जाने के बाद वह चालाक और विश्वासघाती तियानेयुनजी का सामना करने के लिए कल्टीवेशन स्टार क्षेत्र का भी रुख करेगा। आगे का रास्ता खतरे से भरा था और उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। पहले से पर्याप्त शक्ति संचय करके ही कोई अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। हालांकि नंबर 9 प्राचीन सभ्यता के खंडहरों को साफ करने में मूल कहानी की तुलना में बहुत कम समय लगा। कई महीनों तक उन्हें न देखने के बाद भी लुओ फैंग को अपने परिवार की बहुत याद आती थी। रात होने से पहले कई मार्शल कलाकारों की आभा चुपचाप उसकी मानसिक धारणा सीमा के भीतर प्रकट हुई। लुओ फैंग की वर्तमान मूल शक्ति ग्रह स्तर के चौथे स्तर पर पहुंच गई है। ग्रेट इवोल्यूशन तकनीक और 9-9 फोजिंग गॉड मेथड के दोहरे तरीके के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक स्टार के स्तर के असीम रूप से करीब हो गई है। स्कैन करने के लिए अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों का उपयोग किए बिना भी वह अब कई किलोमीटर के दायरे में हवा की हर सरसराहट और हलचल का स्पष्ट रूप से पता लगा सकता है। पफ, इसके बाद कई ठंडी गड़गड़ाहटें हुई। उन लोगों के सिर अचानक ऐसे फट गए जैसे किसी जबरदस्त ताकत से कुचले गए तरबूज हों। दुनिया पर हावी होने की ताकत उसके पास पहले से ही है। अगर उसे उस महिला के साथ भोग जारी रखना होता, तो वह लुओ फैंग नहीं होता। जब मैं दूर थी तो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। विनीना बोलेनास, ऐसा लगता है कि तुम जीने से थक गई हो। जियांगन बेस सिटी, ली वेई का निवास, एक शानदार ढंग से सजाए गए कमरे के अंदर। विधवा विनीना सोफे पर लेटी हुई थी, विशैली अभिव्यक्ति के साथ संचारक से बात कर रही थी। मैं उसे पैदा होने पर पछतावा करवाऊंगा। वह ये भी चाहती थी कि लुओ फैंग किसी प्रियजन को खोने का दर्द अनुभव करे। बूम, इससे पहले कि विनीना प्रतिक्रिया दे पाती, उसके पीछे की दीवार ऐसी थी मानो कागज की बनी हो। एक बड़ा छेद अचानक फूट पड़ा। धुएं और धूल के बीच एक ठंडी आकृति अत्यधिक हत्या के इरादे से ग्रिम रीपर की तरह धीरे धीरे अंदर आई। इससे पहले कि विनीना ये देख पाती कि यह कौन है, एक अदम्य शक्ति ने तुरंत उसकी गर्दन को जकड़ लिया। फिर उसे अचानक जमीन से उठा दिया गया। ओह, आह टिल्ड। विनीना के पैर हवा में कमजोर रूप से उछले, अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे घुटन का तीव्र एहसास हुआ। विनीना ने तुरंत अपनी सारी ताकत खो दी। अपनी मृत्यु शैया पर विनीना ने आखिरकार देखा कि वह व्यक्ति कौन था। लुओ फैंग, तुम। विनीना ने कठिनाई से अक्षरों का उच्चारण किया। उसकी आंखें अविश्वसनीय भय और निराशा से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि लुओ फैंग इस समय प्रकट होगा, और वह इतने हिंसक और सीधे तरीके से उसके घर में जबरदस्ती घुस जाएगा। आप किसके पैदा होने पर पछताना चाहते थे? लुओ फैंग ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी आंखों के स्तर तक उठा लिया। जैसे ही विनीना ने संघर्ष किया, उसने कहा, ये जियांगन बेस सिटी है। इंस्पेक्टर के रूप में, यदि आप मुझे यहाँ मार देंगे। इतनी बकवास। इससे पहले कि विनीना अपनी बात खत्म कर पाती, लुओ फैंग ने अचानक अपनी पकड़ मजबूत कर ली और महिला की गर्दन काट दी। ड्रैगन के पास उल्टे तराजू हैं, जिन्हें छूने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका परिवार है।
इस विनीना ने अब अपने परिवार को धमकी दी है और यहाँ तक कि उन्हें निशाना बनाने के लिए दूसरों से भी संपर्क किया है। वह इसे कैसे सह सकता था? लुओ फैंग ने जमीन से फोन उठाया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जो विनीना से बात कर रहा था, और उसकी आंखों में हत्या का प्रबल इरादा झलक गया। यान है। लुओ फैंग, यह आप है। तुम वापस आ गए। तुमने विनीना के साथ क्या किया? वह कहाँ है? फोन के दूसरे छोर पर लुओ फैंग की आवाज सुनकर यान हाई को तुरंत एहसास हुआ कि विनीना शायद गंभीर खतरे में थी। उसकी आवाज तुरंत सख्त हो गई। लुओ फैंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। विनीना बोलेनास परिवार की एक प्रमुख सदस्य और एचआर एलायंस की एक महत्वपूर्ण पार्षद हैं। यदि आप उसे छूने का साहस करते हैं, तो आप एक साथ बोलेनस परिवार और संपूर्ण एचआर गठबंधन के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। एचआर एलायंस के एक वरिष्ठ पार्षद के रूप में, मैं आपको गंभीरता से चेतावनी देता हूं कि मानव शक्तियों के बीच निजी द्वंद्व और हत्याएं निषिद्ध हैं। यह एक कठोर नियम है। आप यह अपराध सहन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हांग भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यान हाई ने प्रचलित रुझानों और नियमों का उपयोग करके लुओ फैंग पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बोलेनस परिवार के भीतर विनीना की स्थिति के बारे में सब कुछ बताया, यह उम्मीद करते हुए कि लुओ फैंग विनीना को बोलेनस परिवार और खुद के लिए विचार से मुक्त कर देंगे। हालांकि जिस स्पष्टीकरण की उन्हें अपेक्षा थी, उसके बजाय उन्हें फोन के रिसीवर से केवल एक चुभने वाली घंटी सुनाई दी, जिसके बाद एक व्यस्त स्वर आया। लुओ फैंग ने न केवल उसकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया था, बल्कि उसके संचारक को भी नष्ट कर दिया था। अवमानना और संकल्प का एक स्पष्ट प्रदर्शन जिसने उसे वास्तव में खतरा महसूस कराया। हालांकि वह एक अनुभवी गृह स्तर के विशेषज्ञ थे, लुओ फैंग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे और उनकी उन्नति की गति आश्चर्यजनक थी। उनकी मौजूदा ताकत शायद उनसे कम नहीं है और वह युवा, तेजतर्रार और निर्णायक भी हैं। अगर दुश्मन हर बात की परवाह किए बिना हमला करता है। यान हाई ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स अकादमी और एचआर एलायंस दोनों से संपर्क किया। हेलो टिल्डा एक्सट्रीम मार्शल आर्ट मुख्यालय, ये यान है। वहाँ एक आपातकालीन स्थिति है। जियांगन बेस सिटी के इंस्पेक्टर लुओ फैंग ने एचआर एलायंस की विनीना को नुकसान पहुंचाया हो सकता है। स्थान विनीना का जियांगनान निवास है। कृपया तुरंत सत्यापन के लिए किसी को भेजें। हेलो टिल्डा एचआर एलायंस आपातकालीन लाइन, ये यान है। विनीना पर जियांगन बेस सिटी में हमला हुआ है। हमें संदेह है कि अपराधी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का लुओ फैंग है। कृपया साक्ष्य जुटाने के लिए तुरंत किसी को वहां भेजें। जल्दी करो। लगभग उसी समय जब यान हाई ने अलार्म जारी किया, लुओ फैंग की आकृति पहले से ही प्रकाश की धुंधली लकीर में बदल गई थी, जो सामान्य गृह स्तर के मार्शल कलाकारों की गति से कहीं अधिक भयानक गति से पेरिस, यूरोप के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी। अभी अभी अपना फोन उठाते समय उसने स्मार्ट कंप्यूटर के माध्यम से यान हाई के निवास का पता लगा लिया था। ये पेरिस के उपनगरीय इलाके में स्थित था। यान है, तुम बूढ़े कुत्ते, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उनकी नज़र में उनके परिवार के लिए किसी भी खतरे को पूरी तरह से और बिना किसी उदारता के खत्म किया जाना चाहिए। कुछ मिनट बाद हॉन की निगाहें टूटी हुई दीवार पर पड़ी और अंततः विनीना पर जा टिकी, जो जमीन पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा भय और आक्रोश में डूबा हुआ था। उसकी भौहें तन गईं। क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? हॉन नीचे झुक गया। उसकी उंगलियों से मौलिक शक्ति का एक टुकड़ा निकल रहा था। एक पल में उन्होंने पुष्टि की कि विनीना मर चुकी है। उसकी गर्दन को किसी भी तरह की दया न दिखाते हुए साफ और निर्णायक तरीके से अत्यधिक बल से काट दिया गया था। लुओ फैंग, हॉन की आंखें हल्की सी चमक उठी। वह लुओ फैंग की क्षमता और वफादारी की प्रशंसा करता था, लेकिन ये भी जानता था कि उसका परिवार पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र था। विनीना ने इस बार सीमा पार कर ली, जिससे लुओ फैंग को इतना क्रूर प्रतिशोध मिला, जिसने सीधे बेस सिटी में कार्रवाई की। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ी भूल थी। हुश, और वह हॉन के इस स्थान पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद हुआ था। कई प्रतिष्ठित एचआर एलायंस विमान भी गरजते हुए इस स्थान पर उतरे। इसके बाद विशिष्ट जांच टीमों और मार्शल कलाकारों का एक समूह तुरंत ली याओ के घर में घुस गया। यह नजारा देख सभी के चेहरे के भाव बदल गए। जांच दल के कप्तान ने होंग को पहचान लिया और तुरंत सम्मानपूर्वक उनके सामने झुक गए। मास्टर होंग, हमें यान हाई से एक जरूरी रिपोर्ट मिली। पार्षद विनीना, वह। जांच दल के सदस्यों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और तुरंत गहन जांच शुरू कर दी। एचआर एलायंस के प्रमुख ने होंग की ओर देखा। उनकी आवाज पहले से ही गुस्से से भरी हुई थी।
बेस सिटी में हमारे गठबंधन के एक मुख्य सदस्य की खुलेआम हत्या करना एचआर एलायंस के खिलाफ एक गंभीर उकसावे की कार्रवाई है। मास्टर होंग, लिमिटलेस मार्शल आर्ट्स अकादमी को हमें इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। घटनास्थल पर माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। विनीना की मृत्यु के कारण पृथ्वी पर दो प्रमुख शक्तियों की नजर अब पूरी तरह से लुओ फेंग पर केंद्रित हो गई थी। हान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसका दिमाग दौड़ने लगा। लुओ फेंग की हरकतों ने निस्संदेह उसे सुर्खियों में ला दिया है। मेरा आदेश पारित करें। लुओ फेंग का तुरंत पता लगाने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल के पूरे खुफिया नेटवर्क का उपयोग करें, उसे ढूंढें और उसे सभी गतिविधियों को रोकने और पूछताछ के लिए लिमिट मार्शल आर्ट स्कूल में लौटने का आदेश दें। इससे पहले कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाए, उसे रोकें। हॉन गंभीर भाव से अपने निजी गार्ड बिंग शान की ओर मुड़ा और कहा, पेरिस के उपनगर जियांगन शहर से काफी दूर हैं। यदि आप सामान्य परिवहन का उपयोग करते, तो वहां पहुंचने में निश्चित रूप से पूरा दिन लग जाता। हालांकि लुओ फेंग की वर्तमान उड़ान गति पहले से ही एक तारे की तुलना में है। कुछ ही देर में वह पेरिस के बाहरी इलाके में पहुंच गए। बुद्धिमान ऑप्टिकल कंप्यूटर के लक्ष्य लॉकिंग के आधार पर लुओ फेंग ने तुरंत यान हाई का घर ढूंढ लिया। लुओ फेंग ने स्काई पियर्सिंग शटल को बुलाया, जो भारी ताकत के साथ आसमान से उतरा और यान हाई के विला में उल्का की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं एचआर एलायंस का सदस्य हूँ। आज आप हथियारों के साथ एक सदस्य के निजी आवास में घुस गए। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो हॉन्ग मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। यान हाई ने इस समय निर्णायक रूप से कार्य किया। वह स्पष्ट रूप से लुओ फेंग को मारने का इरादा रखता था और पहले हमला करना चाहता था। एकदम घुटने वाली हत्या का इरादा अचानक उस पर उतर आया, जिससे उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। यान हाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति एक पल में काफी बदल गई। उन्हें प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार लुओ फेंग की वर्तमान ताकत ग्रह चरण के दूसरे स्तर पर है। लेकिन अब दूसरे पक्ष से आने वाली दमनकारी भावना दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति होंग और दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति थोर से कम नहीं है, जिसका उसने पहले सामना किया था। इस बच्चे को नंबर 9 प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में जरूर कोई न कोई मौका मिला होगा। यान हाई के दिमाग में एक भयानक विचार बिजली की तरह कौंध गया। एक झटके में यान हाई ने एक निर्णय लिया जो उसके चालाक और चतुर स्वभाव के अनुकूल था। एक अच्छे आदमी को तत्काल हानि नहीं होती। जैसे ही यह विचार आया, यान हाई की गोता लगाने वाली आकृति अचानक हवा में रुक गई और फिर वह बेहद अजीब मुद्रा में अपने बगल के खंभे पर उतरा। यान हाई अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और बचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले ही लुओ फेंग के अपराधों की सूचना दे दी है और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स अकादमी और एचआर एलायंस के लोगों को जल्द ही पहुंचना चाहिए। एचआर एलायंस के एक मुख्य सदस्य की खुलेआम हत्या करना एक बड़ा अपराध है। यहाँ तक कि हॉन्ग और थोर भी इस बच्चे की रक्षा नहीं कर सके। यान हाई की गणनाएं तेजी से काम कर रही थी और उनकी गति धीरे धीरे अधिकतम तक बढ़ गई। विला का टूटा हुआ गेट उनके ठीक सामने था। यान हाई को ऐसा महसूस हुआ मानो वह तुरंत ठोस सीमेंट में समा गया हो। नहीं, ये सीमेंट नहीं है। इसके बजाय ये सीमेंट से 1000 गुना भारी स्टील का पिंजरा है। उसका शरीर, जो मूल रूप से निगल के समान हल्का था, अब भारी शीशे से भरा हुआ प्रतीत होता था, जिससे उसका पैर उठाने जैसी सरल गतिविधि भी बेहद कठिन या असंभव हो गई थी। उन्होंने इस अदृश्य बाधा से मुक्त होने के लिए अपने शरीर के भीतर शक्ति जुटाने की सख्त कोशिश की, लेकिन मानसिक ऊर्जा की सर्वव्यापी बाधा स्थिर रही। इसके बजाय उसके संघर्ष के साथ निचोड़ने की शक्ति और अधिक मजबूत हो गई, जिससे उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तभी अचानक पीछे से कदमों की साफ आवाज सुनाई दी। कदमों की आहट न तो जल्दी थी और न ही धीमी। यान हाई के दिल पर मौत की घंटी की तरह गूंज उठी, जिससे उसकी आत्माएं चरमरा गईं। इस समय लुओ फेंग गहरे लाल रंग की तलवार लेकर विला से बाहर कदम दर कदम चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ठंडी आंखों में कोई मानवीय भावनाएं नहीं थी, केवल एक मृत व्यक्ति को देखने की उदासीनता थी। लुओ फेंग यान हाई के सामने रुके और निर्विवाद स्वर में कहा, आपने विनीना बोलेनास के साथ मिलीभगत की, कई मौकों पर मुझे मारने की साजिश रची, और यहाँ तक कि मेरी निचली रेखा को पार करते हुए मेरे माता पिता और परिवार के सदस्यों का अपहरण और हत्या करने का प्रयास किया। क्या आप अपना अपराध जानते हैं? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यानहा के आसपास की मानसिक ऊर्जा अचानक तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे भींच रहा हो। खटखटाओ, खटकाओ। तीव्र दर्द के कारण उसकी तीव्र चीख निकल गई। लुओ फेंग टिल्ड, आप निराधार आरोप लगा रहे हैं।
मैंने ऐसा कब किया है? यान हाय ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन हड्डी तक घुसे असहनीय दर्द का सामना करते हुए उसकी दलीलें फीकी और शक्तिहीन लग रही थीं। लुओ फैंग ने ठंडी आवाज निकाली और उसकी मानसिक शक्ति एक बार फिर तेज हो गई। पी5 टिल्डर, उस भयानक दबाव से उसकी हड्डियां इंच दर इंच टूट रही थीं, और तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था। यान हाय को लगा जैसे उसके आंतरिक अंग फटने वाले थे। मौत की छाया ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। इस समय यान हाय को अंततः समझ में आ गया कि लुओ फैंग की पूर्ण शक्ति के सामने उसकी सभी गणनाएं और उसकी पृष्ठभूमि पर निर्भरता व्यर्थ थी। ये देखकर कि उसका सिर कुचला जाने वाला था, यान हाय ने अंततः अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके गले से कुछ शब्द निकाले। यान हाय ने पूरी तरह से विरोध करना छोड़ दिया, इस बात से अनजान कि उसकी स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के बाद लुओ फैंग की आंखों में ठंडी रोशनी तेज हो गई। लुओ फैंग, मैं एचआर एलायंस का एक बुजुर्ग हूँ। भले ही मैं दोषी हूँ, मुझे अभी भी जरूरत है। मुझ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाने की जरूरत है। आप केवल जियांगन बेस सिटी के इंस्पेक्टर हैं। आपको मेरे खिलाफ निगरानी न्याय का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। लुओ फैंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जबकि अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। नहीं, यान हाय की हताशा और तीखी आवाज के बीच हाहाकार, उसे घेरने वाली अदृश्य मानसिक शक्ति अचानक अंदर की ओर सिकुड़ गई। टकराना, जैसे एक अत्यधिक फुला हुआ गुब्बारा अचानक फूट जाता है। यान हाय का शरीर तुरंत उस प्रतिरोध्य बल के तहत खून की धुंध के बादल में बदल गया। टूटी हुई हड्डियां और मांस के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे, जो टूटी हुई दीवारों और खंडहरों पर बिखर रहे थे, एक चौंकाने वाला दृश्य। यान हाय, एक अनुभवी गृह स्तरीय पावर हाउस, जो एक समय प्रमुख था और एचआर एलायंस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, को नष्ट कर दिया गया। उसके शरीर या आत्मा का कोई निशान नहीं बचा। लुओ फैंग अपने सामने के खूनी दृश्य को शून्य भाव से देखता रहा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल शीतलता और बदला लेने का दृढ़ संकल्प पूरा हो रहा था। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और जाने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से उस समय एचआर एलायंस के साथ चिन्हित कई लड़ाकू जेट अचानक सभी दिशाओं से गर्जना करते हुए उसे विला क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से बंद कर दिया। पी5 टिल्डर, जैसे ही केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुला, गृह स्तर के योद्धाओं का एक समूह, जिनकी आभा और साधना किसी भी तरह से यान हाई से कमतर नहीं थी, केबिन से बाहर निकले और लुओ फैंग को पूरी तरह से घेर लिया। इस समूह का नेतृत्व वार गॉड पैलेस के पांचवें बुजुर्ग एटकिन और गृह स्तरीय मानसिकतावादी नेहरू कर रहे थे। जब एटकिन ने यान हाई की लाश को लुओ फैंग के पैरों के पास देखा, तो उसने भौहें चढ़ा ली और लुओ फैंग से सवाल किया, लुओ फैंग, विनीना की आपकी हत्या के सबूत निर्णायक हैं, और अब आपने एचआर एलायंस के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी है। क्या आप जानते हैं कि आपने एक बड़ा अपराध किया है? लुओ फैंग स्थिर खड़े रहे, उनकी नजर बिन बुलाए मेहमानों के समूह पर पड़ी और अंततः एटकिंस और नेहरू पर टिकी, जो समूह के प्रमुख थे। वह इन दोनों चेहरों से बहुत परिचित था। एनीमे में उन्होंने स्वेलोइंग द स्टॉर्स नाम से देखा था। उनके सामने दो लोग, यान हाई के साथ, जो अभी अभी खून की धुंध के बादल में बदल गए थे, एक घृणित तिकड़ी थे। मूल कहानी में उन्होंने इस तथ्य का फायदा उठाया कि होंग और थोर गंभीर रूप से घायल थे और सो रहे थे, और वे खुद को गोल्डन हॉन्ट बीस्ट से अलग करने, सत्ता पर कब्जा करने और पृथ्वी पर कहर बरपाने में असमर्थ थे, यहाँ तक कि कई नायकों की विधवाओं और परिवारों पर अत्याचार भी कर रहे थे। इसलिए लुओ फैंग को इन दो लोगों के प्रति कोई सद्भावना महसूस नहीं हुई, केवल ठंडी घृणा महसूस हुई। इस समय एटकिन के सवालों का सामना करते हुए लुओ फैंग ने निर्विवाद स्वर में सीधे जवाब दिया, मैंने उन सभी को मार डाला, लेकिन वे मरने के लायक थे। लुओ फैंग के बेपरवाह लेकिन दृढ़ रवैये ने एटकिन को तुरंत क्रोधित कर दिया। वह गॉड पैलेस के पांचवें बुजुर्ग के रूप में कब एक युवा कनिष्ठ द्वारा उनका इतना खंडन और अपमान किया गया था। पागलपन। एटकिन का चेहरा काला पड़ गया और वह सख्ती से चिल्लाया, लुओ फैंग, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ प्रतिभा है, तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुमने अलायंस के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, सबूत निर्णायक है, और तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। गार्ड, उसे पकड़ लो। उनके आदेश पर नेहरू और उनके पीछे आए अन्य गृह योद्धाओं ने तुरंत शक्तिशाली आभा प्रकट की। हालांकि कई गृह स्तरीय शक्तियों की दमनकारी आभा का सामना करते हुए लुओ फैंग न केवल पीछे हटे, बल्कि धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया, और गहरे लाल रंग की युद्ध तलवार उनके हाथ में फिर से प्रकट हो गई। तलवार की नोक थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जो बिना किसी हिचकिचाहट के एटकिन और अन्य लोगों की ओर इशारा कर रही थी।
ये हॉन्ग और लेई शेन थे जो ठीक समय पर पहुंचे। हान की नजर अराजक युद्ध के मैदान में घूम गई। अंततः लुओ फेंग और उसके पैरों पर खून के चमकदार पुल पर जा टिकी। उसकी भौं लगभग अदृश्य रूप से सिकुड़ गई। वह तुरंत आगे बढ़े और सबसे पहले बोले, पहले बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग, आप सही समय पर आए हैं। इस लुओ फेंग ने पहले मेरे एचआर एलायंस के एक प्रमुख परिवार बोलेनस परिवार की विनीना की बेरहमी से हत्या की, और अब वह और भी आगे बढ़ गया है, खुलेआम मेरे एलायंस के बुजुर्ग यान हाई की हत्या कर रहा है। इस तरह की अराजकता और निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या एक बड़ा अपराध है। मैं दोनों बुजुर्गों से आग्रह करता हूं कि वे न्याय बनाए रखें और कानून के अनुसार सजा के लिए इस खलनायक को मेरे एचआर एलायंस को सौंप दें। हॉन्ग ने उपकरण लिया और उसे वहीं पर बजाना शुरू कर दिया। जल्द ही यानहाई की आवाज अत्यधिक दर्द से विकृत होकर स्पष्ट रूप से सुनाई दी। हालांकि यह रुक रुक कर था, इसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल थी, जिसमें वह महत्वपूर्ण जानकारी भी शामिल थी जिसके बारे में लुओ फेंग ने पहले उस पर विनीना के साथ मिलकर उसके परिवार की हत्या करने का आरोप लगाया था। हॉन्ग ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, एटकिन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, एटकिन, तुमने ये सब सुना? यानहाई ने कबूल कर लिया है। उसने मेरी हत्या करने के लिए विनीना के साथ मिलीभगत की एक्सट्रीम मार्शल आर्ट अकादमी इंस्पेक्टर और उनका परिवार। सबूत निर्णायक है, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत एक मजबूत तर्क पेश किया। भले ही यान हाय और विनीना के ऐसे इरादे थे, उनकी साजिश विफल रही और कोई भी गंभीर रूप से घायल या मारा नहीं गया। अधिक से अधिक इसे हत्या का प्रयास माना जा सकता है। पृथ्वी के नियमों और वॉर गॉड पैलेस के नियमों के अनुसार उसके अपराध के लिए मौत की गारंटी नहीं है। इसके अलावा यान हाय हमारे एचआर एलायंस के एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनके पास उच्च पद और महान शक्ति है। अगर वह दोषी है तो भी उस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। ये केवल एक निरीक्षक लुओ फेंग पर निर्भर नहीं है कि वह निजी दंड का इस्तेमाल करे और उसे अपनी मर्जी से मार डाले। उन्होंने केवल प्रक्रिया और प्रयास के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्दे को कम महत्व दिया। थोर ने अधीर होते हुए कर्कश आवाज में पूछा, एटकिन, तो आप इसे कैसे संभालने का इरादा रखते हैं? एटकिन की आंखों में एक भयावह चमक उठी जब उसने सही घोषणा की, लुओ फेंग ने लगातार 2 महत्वपूर्ण हस्तियों की हत्या की है। यह एक निर्विवाद तथ्य है। हत्या की सजा मौत होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर लुओ फेंग को मौके पर ही फांसी दी जाए। अन्यथा एचआर एलायंस इसे जाने नहीं देगा। अभिमानी, उसकी आभा तुरंत बर्फीली ठंडी हो गई। एटकिन, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि क्या करना है, या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, नहीं। तभी लुओ फेंग ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, हॉन्ग और लेई शेन को ध्यान से देखा और कहा, इस धरती पर कुछ परजीवी हैं। वे उच्च पदों पर हैं, लेकिन उन्हें मानव जाति के भविष्य की परवाह नहीं है। वे केवल सत्ता और लाभ के लिए लड़ने की परवाह करते हैं, और यहाँ तक कि अपने हमवतन और उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा मानना है कि अगर समय रहते इन परजीवियों को खत्म नहीं किया गया तो हमारी मानव सभ्यता कभी भी सही मायने में एकजुट नहीं हो पाएगी और न ही बेहतर विकास कर पाएगी। लुओ फेंग के परोक्ष अपमान पर एटकिन इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह अपना मुंह खोलने वाला था और लुओ फेंग पर फिर से बुजुर्गों की निंदा करने का आरोप लगाने वाला था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लुओ फेंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। एक पल में लुओ फेंग से मानसिक ऊर्जा का एक भयानक उछाल फूटा और सीधे एटकिन पर प्रहार किया। ये हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया था और इसकी गति इतनी तेज थी कि यह एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया सीमा को पार कर गया। सबसे मजबूत हॉन्ग और थोर सहित उपस्थित सभी लोगों के पास केवल आध्यात्मिक शक्ति के अचानक विस्फोट को महसूस करने का समय था जिससे वे सभी कांपने लगे। अगले ही पल एटकिन, वॉर गॉड पैलेस के 5वें बुजुर्ग और एक गृह स्तरीय बिजली घर अचानक बिना किसी चेतावनी के फट गया, जैसे तरबूज को हथौड़े से मारा गया हो। लाल और सफेद वस्तुएं छिटक कर हर जगह उड़ गईं। एटकिन का बिना सिर वाला शरीर हिल गया, फिर जमीन पर बुरी तरह गिर गया, जिससे धूल का बादल छा गया। हिस कमरे में एक सामूहिक आह भर गई। अचानक हुए इस दृश्य से हर कोई स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गया। नेहरू, फार और एचआर एलायंस के अन्य गृह स्तरीय पावरहाउस पूरी तरह से जम गए। यहाँ तक कि होंग और थोर, पृथ्वी पर 2 सबसे मजबूत लोग जिन्होंने अनगिनत तूफान देखे थे, उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, और पहली बार उनकी आंखों ने एक स्पष्ट झटका प्रकट किया। ये बच्चा, इसकी मानसिक शक्ति इतनी भयानक कब हो गई?
वहां सन्नाटा छा गया। एटकिन का सिरविहीन शरीर जमीन पर पड़ा था। खून की भारी दुर्गंध हवा में फैल रही थी, फिर भी किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। नेहरू समेत एचआर एलायंस के बाकी सदस्य बिल्कुल पीले पड़ गए थे। उनका पिछला आरोप लगाने वाला रवैया पूरी तरह से गायब हो गया था, केवल गहरा डर रह गया था। इस आदमी की मानसिक शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? क्या वह सचमुच ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी हाल ही में गृह स्तर में प्रवेश किया है? नेहरू का माथा ठंडे पसीने की महीन परत से ढका हुआ था। एक साथ ही गृह स्तर के मानसिक व्यक्ति के रूप में उनकी धारणा दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। लू फेंग ने अभी जो मानसिक शक्ति का विस्फोट किया था वह एक ठोस तेज शंकु की तरह था, इतना तेज कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, और इसकी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वह भली भांति जानता था कि यदि वह प्रहार उस पर किया गया होता तो उसका भाग्य एटकिन से बेहतर नहीं होता। उनका मानना था कि लुओ फेंग उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अंधाधुंध हत्याएं करता था, लेकिन एटकिन आखिरकार उनके वॉर गॉड पैलेस के 5वें बुजुर्ग थे। लुओ फेंग ने उसे इतने सारे लोगों के सामने मार डाला, ये बहुत अधिक आवेगपूर्ण था। उसे दूसरे पक्ष से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मास्टर, मैंने यान हाय और एटकिन को न केवल उनके प्रति अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण मार डाला, बल्कि क्योंकि हमारी पृथ्वी और संपूर्ण मानव सभ्यता जीवन और मृत्यु के निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। हम अब इन आंतरिक परजीवियों को अपनी ताकत खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते। हान थोड़ा सा घबरा गया। हाँ, लू फेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और जारी रखा। मुझे प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के अनुसार एक सुनहरे सींग वाला जानवर, जिसका रक्त वंश ब्रह्मांडीय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, पृथ्वी पर उतरा है। ये फिलहाल गहरे समुद्र में कहीं छिपा हुआ है। ये शब्द साफ आकाश से आने वाले वज्रपात की तरह थे, जिसने सभी के मन को झकझोर कर रख दिया। एक विशाल ब्रह्मांडीय जानवर, नाम ही आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। नेहरू ने अपने डर को दबा दिया और मौके का फायदा उठाते हुए लुओ फेंग से तीखी आवाज में सवाल किया। लुओ फेंग, एक बुजुर्ग की हत्या के अपराध से खुद को मुक्त करने के लिए तुमने इतना बेतुका झूठ गढ़ा है। कौन सा सुनहरे सींग वाला जानवर, कौन सा तारों वाला आकाश जानवर? मैंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। सुनहरे सींग वाला जानवर धातु खाता है। जब यह अपने चरम पर पहुंच जाता है तो यह आसानी से किसी ग्रह को निगल सकता है। इसमें विशाल ऊर्जा वाला एक आदिम कोर है। इससे निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र आसपास के वातावरण में गंभीर रूप से हस्तक्षेप करेगा। यह अभी भी अपने अंडे में है और इसकी ऊर्जा समाहित है। चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप की सीमा बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन ये किसी भी तरह से ज्ञानी नहीं है। हॉन्ग ने लुओ फैंग की आंखों में ध्यान से देखा। अनगिनत तूफानों का सामना करने के बाद भी उनकी लोगों पर असाधारण पैनी नजर थी। वह बता सकता था कि लुओ फैंग झूठ नहीं बोल रहा था। पृथ्वी सचमुच एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही होगी। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। हॉन्ग ने निर्णायक रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया और लुओ फैंग को सीधी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एचआर एलायंस के राग चेहरे वाले सदस्यों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आदेश दिया, हर कोई तुरंत मेरे साथ पूर्वी सैन्य क्षेत्र के तटीय अड्डे पर लौट आए। थोर, उच्चतम आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए दुनिया भर में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स अकादमी की सभी शाखाओं को सूचित करें। सभी उपलब्ध गहरे समुद्र में टोही वाहनों को जुटाएं और जैसा कि लुओ फैंग ने निर्देश दिया था, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ वैश्विक महासागर में चुंबकीय क्षेत्र की विसंगतियों की खोज करें। थोर को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत संपर्क बनाना शुरू कर दिया। हॉन्ग की पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठा थी और किसी ने भी उसके आदेशों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। भले ही नेहरू और अन्य लोगों के अपने विचार थे, लुओ फैंग की बर्फीली नजर और हॉन्ग के पूर्ण अधिकार के तहत वे केवल भय से कांपते हुए चुपचाप उनका पालन कर सकते थे। समूह शीघ्रता से तटीय अड्डे पर चला गया। कमांड सेंटर में बड़ी स्क्रीन दुनिया भर से डिटेक्शन डेटा को लगातार ताज़ा करती रहती है। तनावपूर्ण माहौल इतना दमनकारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पहले दिन कुछ नहीं मिला। अगली दोपहर सैकड़ों पारंपरिक चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ी की जांच करने और उसे खत्म करने के बाद टोही विमान अचानक प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई के पास स्थित एक असामान्य सिग्नल पर लॉक हो गया। वहां चुंबकीय क्षेत्र की विकृति अपेक्षा से कहीं अधिक थी और इसकी सीमा अपेक्षाकृत केंद्रित थी, जो लुओ फैंग के विवरण से मेल खाती थी। सिग्नल स्रोत क्षेत्र पर जूम इन करें और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले अंडरवाटर कैमरे को सक्रिय करें। सर्चलाइट की चमकदार रोशनी के नीचे
एक विशाल अंडा, जिसकी सतह पर जटिल और रहस्यमय सुनहरे पैटर्न के साथ पूरी तरह से काला है, दांतेदार समुद्री चट्टानों के बीच चुपचाप खड़ा है। लुओ फैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी नजर उस अंडे पर टिक गई जो स्क्रीन पर दिखाई देगा, सुनहरे सींग वाले जानवर का अंडा। नेहरू और अन्य लोग पूरी तरह से चुप हो गए। काले अंडे को घूरते हुए उनके चेहरे पीले पड़ गए। इस निर्विवाद तथ्य के सामने उनके सभी पिछले संदेह बिल्कुल हास्यास्पद लग रहे थे। हॉन्ग और थोर के भाव अत्यंत गंभीर थे। वे महसूस कर सकते थे कि अंडे में निहित जीवन ऊर्जा कल्पना से परे भयानक थी। कहो, रिपोर्ट से पता चलता है कि मिस्ट द्वीप पर ऊर्जा प्रतिक्रिया झील द्वीप, जहां पहले क्लाउड वाइन और बड़ी संख्या में पौधों की आत्माओं की खोज की गई थी, नाटकीय रूप से बढ़ गई है। विश्लेषण के अनुसार एक नए बीस्ट किंग का जन्म संभवतः वहां हो चुका है, और ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी अपनी उन्नति पूरी की है। उन्हें गोल्डन हॉर्न बीस्ट का अंडा अभी मिला ही था, जब अप्रत्याशित रूप से बीस्ट किंग, जो पृथ्वी पर आपदा के चरम का प्रतीक है, को एक नया सदस्य मिला। इस समय कमांड सेंटर में हर किसी ने महसूस किया दिल डूब गए, और यहाँ तक कि लुओ फैंग की भौहें भी कस गईं। हालात उम्मीद से भी बदतर नजर आ रहे हैं। लुओ फैंग की सबसे बुरी आशंका सच हो गई। हालांकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का अस्तित्व एक आपदा है, लेकिन अभी तक इसका जन्म नहीं हुआ है, इसलिए तैयारी के लिए अभी भी समय है। हालांकि नए ताजपोशी वाले बीस्ट किंग का उद्भव एक आसन खतरा पैदा करता है। हॉन्ग और अन्य लोगों की नज़र में यह नया बीस्ट किंग किसी भी समय मानवाधार शहर में उतर सकता है और हमला कर सकता है, और इससे होने वाली क्षति तत्काल होगी। निश्चित रूप से हांग और थोर ने एक दूसरे पर नजर डाली और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। चीजें बदल गई हैं। होम की नजर उपस्थित सभी लोगों पर पड़ी, और उसने गहरी आवाज में कहा, गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंडे की निगरानी की गई है और फिलहाल ठीक होना चाहिए, लेकिन इस नए पदोन्नत बीस्ट किंग से तुरंत निपटा जाना चाहिए। हमें इसे अपने दायरे को स्थिर करने और अपनी शक्ति के अनुकूल होने का समय नहीं देना चाहिए। थोर ने सहमति में सिर हिलाया। भाई होंग सही कह रहे हैं। एक बीस्ट किंग बहुत खतरनाक है। हमें इसकी अस्थिर पकड़ का फायदा उठाना चाहिए और बिजली की गति से इसे खत्म करना चाहिए। तब हम अंडे से निपटने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। लू फैंग ने थोड़ी नाराजगी जताई और उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा। मास्टर एल्डर थोर, उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट का वंश तारों वाले आकाश के जानवरों में सबसे अधिक है। एक बार जब वह अंडे से निकलेगा, तो उसकी ताकत एक सामान्य बीस्ट किंग से कहीं अधिक होगी। मुझे लगता है कि हमें ये सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम इससे निपट सकें, या कम से कम पूरी तैयारी करें। हॉन्ग ने लुओ फैंग की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी प्रशंसा का भाव झलक रहा था। लुओ फैंग, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन वह गॉड पैलेस का उद्देश्य मानव सभ्यता की निरंतरता की रक्षा करना है। हम एक वास्तविक खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो पहले से ही मौजूद है, और जो खतरा अभी तक नहीं हुआ है, उसके कारण तुरंत भारी नुकसान होगा। उस जानवर राजा को पहले खत्म किया जाना चाहिए। इस बिंदु पर उनका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। इसके अलावा हमने पहले से ही उस अंडे के चारों ओर एक कड़ा जाल बिछा दिया है। यदि यह कोई असामान्य हरकत करता है, तो टोही विमान पर मौजूद हथियार तुरंत हमला करेंगे, जो हमें समय देने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब हम किरीशिमा पर समस्याओं से निपट लेंगे, तो हम वापस आ सकते हैं और किसी भी अंत में देरी किए बिना तुरंत इससे निपट सकते हैं। जब थोर ने होन को ये कहते हुए सुना, तो वह तुरंत पास गया और लुओ फैंग के कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई लुओ फैंग, मुझे पता है कि आप अब बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमारे पास बीस्ट किंग से निपटने का अधिक अनुभव है। हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखकर कि हॉन्ग और लेई शेन ने अपना मन बना लिया है, लुओ फैंग को पता था कि उन्हें आगे समझाना व्यर्थ होगा, और इससे अनावश्यक संदेह भी पैदा हो सकता है, जो नुकसान होगा। समूह तुरंत हॉन्ग के प्रतिष्ठित प्रागैतिहासिक श्रेणी के बुद्धिमान लड़ाकू जेट पर सवार हो गया। फाइटर जेट तुरंत आश्चर्यजनक गति से बादलों को चीरते हुए ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के फॉग द्वीप की ओर तेजी से बढ़ा। लड़ाकू विमान झील के बीच में बने द्वीप पर उतरे। हॉन्ग ने लहरदार झील की सतह को गंभीर भाव से देखा। ये जानवर अभी आगे बढ़ा है और इसकी आभा अभी भी अस्थिर है, लेकिन यह वास्तव में जानवर राजा के स्तर तक पहुंच गया है। मैं नीचे जाऊंगा और इसे लालच दूंगा। दूसरे भाई, आप सभी तैयार हो जाएं। जैसे ही यह अपना चेहरा दिखाए, तुरंत सबसे मजबूत हमला करें और इसे एक ही झटके में मारना सुनिश्चित करें। अच्छा है।
थोर और अन्य लोगों ने जवाब दिया, अपनी सेना को संगठित किया और अपनी शक्ति को उजागर करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही होंग झील में छलांग लगाने वाला था, लुओ फेंग आगे बढ़ा और तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। मास्टर, एक नवारोहित बीस्ट किंग को मारना इतना परेशानी भरा नहीं है। लुओ फेंग ने शांति से बात की, फिर भी आत्मविश्वास की भावना के साथ। होंग वेई थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। लुओ फेंग, पानी के नीचे का क्षेत्र इसका घरेलू मैदान है और हमारी ताकत वहां सीमित होगी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लुओ फेंग ने उसे टोकते हुए कहा, ये ठीक है, मैं अभी वापस आऊंगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लुओ फेंग का चित्र धुंधला हो गया और वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और प्लॉप के साथ सीधे अथाह झील में जा गिरा। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। नेहरू पहले तो चौंके, लेकिन फिर उनके होठों पर एक बेकाबू शार्टेनफ्रूट आ गया। मनुष्य पानी के भीतर अपनी गतिविधियों में सीमित हैं और अपनी अधिकतम शक्ति का लगभग 70% ही प्रयोग कर पाते हैं। जानवर राजा पानी में मछली की तरह है। न केवल वह, बल्कि होंग और थोर, साथ ही साथ एचआर अलायंस के सदस्य, जो उसका अनुसरण कर रहे थे, सभी आश्चर्यचकित रह गए। नीचे की झील ऐसे फट गई जैसे कोई गहराई का चार्ज गिरा दिया गया हो। बूम! पानी का एक विशाल स्तंभ तीव्र चीख के साथ आकाश की ओर उछला। इसके तुरंत बाद एक आकृति अचानक लहरों को तोड़ते हुए आश्चर्यजनक गति से आकाश में उड़ गई और मध्य हवा में लगातार मंडराती रही। जब छींटे शांत हुए, तो ठंडे चेहरे और चेहरे पर चोट के निशान वाला एक सुंदर आदमी सबके सामने आया। ये लुओ फेंग है। उसने अपने हाथ में एक विशालकाय ऑक्टोपस पकड़ रखा था जो बहुत बड़ा था। ऑक्टोपस हर तरफ गहरे लाल रंग का था और यह उस व्यक्ति की शक्तिशाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को प्रसारित कर रहा था जिसे हाल ही में बीस्ट किंग में पदोन्नत किया गया था। लेकिन इस समय उसका सिर पूरी तरह से छेदा जा चुका था और उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। ये किसी भी संदेह से परे स्पष्ट रूप से मर चुका था। किरिशिमा द्वीप की पूरी तटरेखा तुरंत ही मौत की खामोशी में डूब गई। हर कोई हक्का बक्का रह गया, मानो अपनी जगह पर जम गया हो। विशाल ऑक्टोपस के शव को उठाए हुए हवा में युवा आकृति को घूर रहा था। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। नेहरू की मुस्कान पूरी तरह से फीकी पड़ गई। उसकी जगह असीमित भय और भय ने ले लिया। 1 मिनट, पानी के अंदर नए प्रचारित बीस्ट किंग पर अकेले हमला। क्या यह आदमी भी इंसान है? फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया, शांति से होंग और थोर की ओर देखा और पूछा, मास्टर, बीस्ट किंग का सफाया कर दिया गया है। क्या अब हम वापस जा सकते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? लुओ फेंग, अब आप ताकत के किस स्तर पर पहुंच गए हैं? होंग ने जानवर राजा की लाश से अपनी नजर हटा ली, लुओ फेंग की ओर देखा और पूछा, मेरी वर्तमान मूल शक्ति ग्रह स्तर के चौथे स्तर पर है, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति तार्कीय स्तर तक पहुंचने वाली है। लुओ फेंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। उनका मानना था कि इस कुत्ते खाने कुत्ते की दुनिया में किसी के साधना स्तर को छिपाना सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करके कोई भी दूसरों को डरा सकता है और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। दूसरे, यह उन्हें पृथ्वी पर उच्च प्रशासनिक दर्जा प्राप्त करने की भी अनुमति देगा। इससे पृथ्वी पर उसका प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। क्या वह कुछ समय पहले ही मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना था? उसके पास पहले से ही इतनी जल्दी तार्कीय स्तर की मानसिक शक्ति कैसे आ गई? एक तार्कीय स्तर का मानसिक गुरु। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 5वें बुजुर्ग को तुरंत मारने में सक्षम था। ये कैसे संभव है कि पृथ्वी पर एक तार्कीय स्तर के मनोचिकित्सक का जन्म हुआ है? शटिल्ड, अपनी आवाज धीमी रखो। वह एक ही विचार से 5वें बुजुर्ग को मारने में सक्षम था, इसलिए उसकी ताकत शायद पहले बुजुर्ग से पहले से ही ऊपर है। अगर हम यहाँ उसके बारे में बुरा बोलेंगे तो हमें बाद में उसका बदला मिल सकता है। धिक्कार है। यान हाय और एटकिन ने इस आदमी को कैसे उकसाया? वे आग से खेल रहे हैं। सौभाग्य से पहला बुजुर्ग और दूसरा बुजुर्ग समय पर आ गए, वरना अगर हम उससे भिड़ गए होते तो शायद अब तक मर चुके होते। जब एचआर अलायंस के बुजुर्गों को लुओ फेंग की वर्तमान ताकत के बारे में पता चला, तो उन सभी ने अविश्वास के भाव दिखाए। केवल इसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि यान हाय और विनीना ने जिन लोगों को नाराज किया था वे कितने भयानक थे। हे भगवान, मुझे याद है कि जब आप पिछली बार नंबर 9 प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में गए थे तो आप केवल एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता थे, है ना? आप खंडहरों से बाहर आ गए हैं और आप पहले से ही एक ग्रहीय चतुर्थ स्तर और एक तार्कीय स्तर के मानसिकतावादी हैं। थोर लुओ फेंग के पास उड़ गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा।
लुओ फैंग की ताकत में तेजी से वृद्धि ने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से पलट दिया है। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी इतने कम समय में एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता से सीधे एक तारकीय स्तरीय युद्ध शक्ति तक छलांग लगा सकता है। मुझे नंबर 9 प्राचीन सभ्यता के खंडहरों से विरासत मिली है। ये बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल सबसे जरूरी काम गोल्डन हॉर्न बीस्ट से जल्द निपटना है। क्या कहा आपने? आपको प्राचीन सभ्यता की विरासत में मिली है। उस पर लुओ फैंग ने जो कहा उससे थोर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नंबर 9 प्राचीन सभ्यता स्थल में अभी भी अवशेष हैं। हर साल उनका बेस सिटी बड़ी संख्या में वॉर गॉड स्तर के मार्शल कलाकारों को ट्रायल के लिए वहां भेजता है। ऐसा कैसे हुआ कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना? थोर ने अपना मुंह खोला मानो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन हॉन्ग ने इसी क्षण उसे टोक दिया। हम अगली बार अवशेषों की विरासत के बारे में बात कर सकते हैं। लुओ फैंग सही है। अब हमारा सबसे जरूरी काम है उस सुनहरे सींग वाले जानवर से निपटो। हालांकि जानवर के अंडे की सतह अब घनी मकड़ी के जाले जैसी दरारों से ढकी हुई थी और कोई भी स्पष्ट रूप से अंदर किसी चीज को हिंसक रूप से छटपटाता हुआ खोल से टकराते हुए देख सकता था, जैसे कि वह किसी भी क्षण फट सकता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हालत हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब है। हॉर्न ने निर्णायक रूप से पलटकर एचआर एलायंस के बुजुर्गों के समूह की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, एचआर एलायंस के सभी गृह स्तरीय योद्धा सुरक्षा स्थापित करने के लिए तुरंत पूर्वी चीन सागर में मेरे पीछे आएं। थोर, लुओ फैंग, तुम दोनों पहले मेरे साथ आओ। हालांकि होंग और उसके समूह के जाने के ठीक बाद एक आकृति अचानक बिना किसी चेतावनी के किरीशिमा जियोपार्क के केंद्र में क्रिम्सन झील से धीरे धीरे उठी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद लुओ फैंग है। ये छाया क्लोन काफी उपयोगी है, यहाँ तक कि होंग और थोर भी इसका पता नहीं लगा सके। लुओ फैंग ने खुद से बुदबुदाया, उसकी नजर उसके पैरों के नीचे गहरी झील के तल पर पड़ी। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं विरासत प्राप्त नहीं कर लेता, वह क्लोन बना रह सकता है। हालांकि इस बार उसका लक्ष्य झील का तल नहीं था, बल्कि बाबाटा के Margadarsana ka palana karate hu, vaha jila ke talamem katana ke eka visista kamajora bindu ki oradora. Luo fenga ne eka adarsa drilla akara banan ke lai sky satala ka upyoga kia. Jo usexamain teji se gumagaya ora jila ke tala para kathora katana ki parada ko chetadia uchala. Asapasa ka vadavarana gahara ho gaya ora debava barha gaya. Lekina luo fenga ki gadi bilkala bidimi nahimwe. Java hama lagabaga 15,000 matera ki askariajanaka gaharai para pahamsi. Tihamare samain pahale se maujuda thosa katana ki parada akanaka gayaba hogai. Vaha eka visala bumagata stana mem baga gaya. Tabi. Kucha Narama Safida Rosanayam ne Usaka Diana Kinka. Kariba se Niriksana Karain Para. Koi Kavala ke Dane ke Akara ke Kai Kristala de ka Sakadada. Jo Eka Akarsaka Kuzabu Ora Samarda Brahmandia Urja Uzarjita Kara Rahida. Kupakapa Sunya Mem Tyra Rahida. Bina Kisi Hikakahada ke. Unhan Nirnayaka Rupa se Sabi Kimati Lakari ke Kristala Hasila Karain ke Liapani Adyatmika Sakti ka Upayoga Kia. Vaha Ruka Nahim. Balki Mayu Yajinga ki Baikari we Upastiti ke Nasana ka Anasarana kia ora isa bumagata stana mem gaharai taka arana bari. Thori dara urain ke bada akanaka usaki amka kulagai. Usake samain eka akalpania visala bumagata gata prakata way. Usa gata ke kendra mem. Eka visala kala antariksa yana kupakapa parawada. Antariksa yana puri taraha se kalada. Eka kataranaka upastiti ke satha. Eka prasina janavara ki taraha jo gaher bumagata mem chipawada. Jobi pasa an vale kisi bi vyakti para nazara raka rahada. Yaha ulkapinda tara hai.